नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फार्म पावर एंड मैकेनाइजेशन। सो फार्म पावर एंड मैकेनाइजेशन क्या है उसके बारे में देखते हैं। फार्म पावर एंड मैकेनाइजेशन दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन ए फार्म कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज। तो जो भी फार्म में या फील्ड में एग्रीकल्चर ऑपरेशन किए जाते हैं उनको दो डिवाइड किया जाता है, दैट इज ट्रैक्टिव वर्क एंड स्टेशनरी वर्क। So tractive work मतलब such as seed bed preparation, cultivation, harvesting and transportation. So tractive work means जहाँ पे हमें मशीनरी का वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूवमेंट करना पड़ता है। इन सब को काम को करने के लिए ट्रैक्टर या ट्रैक्टिव पावर की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड ट्रैक्टिव वर्क। सो स्टेशनरी वर्क लाइक साइलेज कटिंग, फीड ग्राइंडिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग एंड लिफ्टिंग ऑफ इरिगेशन। जिन कामों में, जिन वर्क्स में स्टेशनरी जो का हमारा स्टेशनरी होता है, मींस देयर इज नो नीड टू मूव द आवर एनर्जी सोर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी वर्क। सो टाइप्स ऑफ फार्म पावर। तो फार्म पावर कितने तरह की होती है? हमारा फर्स्ट है ह्यूमन पावर। अगर हम ह्यूमन का यूज कर रहे हैं हमारी पावर जनरेट करने के लिए, मींस सोइंग या सोइंग के लिए यूज करते हैं ह्यूमन पावर। एनिमल पावर, हम एनिमल्स का यूज कर सकते हैं। मैकेनिकल पावर मींस ट्रैक्टर्स का यूज कर सकते हैं, पावर टिलर्स का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर मींस बिजली, तो इलेक्ट्रिसिटी उसका यूज कर सकते हैं। विंड पावर, हम विंड का यूज कर सकते हैं विंड मिल्स लगा के। डिफरेंट एनिमल सोर्सेस आर, जो एनिमल सोर्सेस कौन कौन से हैं? बुलक्स दैट कैन पुल अप टू 15% ऑफ इट्स वेट। जो बुलक्स होते हैं वो 15% तक यूज कर सकते हैं। बफेलोज हैं वो अपने 10% कर सकते हैं। तो जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो अपनी कैपेसिटी के आधार पे 10, 15, 20 और इवन डंकीज कैन पुल अप टू 80% ऑफ देयर वेट। सो इतना हम इनसे यूज कर सकते हैं। म्यूल्स हैं एंड एलिफेंट्स, इन सब एनिमल्स को हम एग्रीकल्चर वर्क्स में यूज कर सकते हैं। बट अब मैकेनाइजेशन की जरूरत है क्योंकि हमें एनर्जी सोर्सेस को बढ़ाना है ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है बढ़ सके। सो एनिमल का जो यूज है वो धीरे धीरे कम हो रहा है ड्यू टू मैकेनाइजेशन। सो अब हम देखते हैं मैकेनाइजेशन क्या है। सो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन involves the design, manufacture, distribution, use and servicing of all type of agricultural tools, equipments and machines. So mechanization का मतलब है कि जो भी हम मशीन से पहले उनको डिजाइन करेंगे, प्रॉपर डिजाइन मीन्स कि उनका जो प्रॉपर फोर्सेस का जो स्टडी है वो हम डिजाइन के अंदर करते हैं। कितना फोर्स किस टूल्स को, मशीन को जब बनाते हैं वो कितना बियर कर सकता है, या उसको किस टाइप का फोर्स है, थ्रस्ट या उनको लॉन्गिट्यूडनल फोर्स है, कौन सा तरह का फोर्स, उसको कंप्रेशन, टेंशन, किस तरह का फोर्स उसमें यूज किया जाता है, डिजाइन में हम वो पढ़ते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डिजाइन का डिस्ट्रीब्यूशन और उस डिजाइन के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद यूज उस मशीन का, और फिर उन सब जो टूल्स हैं उनकी सर्विसिंग, जो बनाए गए हैं इक्विपमेंट बनाए गए हैं। तो इन सबको जब प्रॉपर हमारे पास ये इस्तेमाल होंगे, प्रॉपर हमारा इनका चैनलाइजेशन होगा, सब चीज हमारे पास अवेलेबल होगी। यानी अगर हमने डिजाइन किया मशीन को and we don't have proper ways for servicing and use, then that is useless for us. So अगर जहाँ पे डिजाइन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज, सर्विसिंग सब टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल होंगी तभी हम एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन कहेंगे और उसी को हम मैकेनाइजेशन कहते हैं। इट इंक्लूड 3 मेन पावर सोर्सेस, ह्यूमन, एनिमल एंड मैकेनिकल। इसमें 3 तरह के ह्यूमन, एनिमल एंड मैकेनिकल जो सोर्सेस हैं उनका यूज किया जाता है। अब जो कुछ टर्म्स हैं हम उनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो मैकेनाइजेशन में यूज होती है। जैसे ट्रैक्टराइजेशन है, रेफर टू द एप्लीकेशन ऑफ एनी साइड ट्रैक्टर टू एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर। जो भी ट्रैक्टर्स का यूज है किसी भी साइज का हो सकता है, 30 HP टू या 25 HP टू 300-500 HP तक, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ लैंड एंड साइज ऑफ ट्रैक्टर एंड यूटिलिटी ऑफ द ट्रैक्टर, उसको ट्रैक्टराइजेशन बोलते हैं। देन मोटराइजेशन, रेफर टू द एप्लीकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैकेनिकल मोटर्स और इंजन रिगार्डलेस ऑफ एनर्जी सोर्सेस टू द एक्टिविटी रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। सो जो भी मैकेनिकल मोटर्स होती हैं या इंजन होते हैं उनका जब हम यूज करते हैं फार्म मैकेनाइजेशन में तो उसको मोटराइजेशन कहते हैं। एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स आर डिवाइसेस अटैच्ड टू पुल, बिहाइंड, पुश और अदरवाइज यूज्ड विद ह्यूमन, एनिमल और मैकेनिकल पावर सोर्स टू कैरी आउट एन एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तो जो भी इंप्लीमेंट्स होते हैं, मशीन्स होती हैं जो कि पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं और ह्यूमन, एनिमल और मैकेनिकल तीनों सोर्सेस के द्वारा चला जाते हैं, उनको हम एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स कहते हैं। Then agricultural machinery is a general term used to describe tractors, combines, implements, machines and any other device more sophisticated than hand tools which are animal or mechanical powered. So जो भी mechanical या animal powered
सोफिस्टिकेटेड टूल्स होते हैं तो उनको हम मशीन्स कहते हैं। वो हो सकते हैं ट्रैक्टर, कंबाइन या फिर इम्प्लीमेंट्स या कोई भी तरह की मशीन हो सकती है जो सोफिस्टिकेटेड हो, जिसमें मूविंग मोर देन वन पार्ट होता है। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट so generally refer to a stationary mechanical device such as irrigation pumps। इन सबको स्टेशनरी इक्विपमेंट कहा जाता है। अब देखते हैं स्कोप ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन। हम फार्म मैकेनाइजेशन की स्टडी क्यों करते हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी मैकेनाइजेशन की और मैकेनाइजेशन की स्टडी की। इसकी स्टडी की जरूरत इसलिए पड़ती है, इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटी इन द कंट्री। इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटी हमको अवेलेबल रहेगी जब हम मैकेनाइजेशन करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स। जब मैकेनाइजेशन करेंगे तो हाई यील्डिंग वैरायटीज को हम डेवलप करेंगे। इंट्रोडक्शन टू हाई डोज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। तो जिस क्रॉप को जितना फर्टिलाइजर या उसकी पेस्टिसाइड की जरूरत है, जितनी डोज की जरूरत है, हम उतनी उसको दे सकें। एंड ये कैसे पॉसिबल है, जब हम मैकेनाइजेशन के अंडर में डेवलप करेंगे और पंप, स्प्रेयर, डस्टर की डेवलपमेंट होगा तभी ये पॉसिबल है। इंट्रोडक्शन न्यू क्रॉप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सपोज जिस पार्ट में जो क्रॉप नहीं हो पा रही है, अगर उस पार्ट में भी हर एक क्रॉप को हम उगाना शुरू कर देंगे तो हमारा मैकेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम एंड इंटेंसिव कल्टीवेशन फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो मल्टीपल क्रॉपिंग मींस जहां पे हम मोर देन वन क्रॉप एक ही एरिया में सेम टाइम लगाते हैं, उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। और इंटेंसिव कल्टीवेशन करेंगे तभी हम फार्म मैकेनाइजेशन को सक्सेसफुल मानेंगे। अगर हम देखें, ये एग्रीकल्चर वर्कर्स है, हम ये ग्राफ पहले भी शो कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर वर्कर्स की जो डे बाय डे है वो इंक्रीज हो रही है एग्रीकल्चर में। तो अगर हम देखें पॉपुलेशन ट्रेंड टू ड्राफ्ट एनिमल इंडिया, तो जैसे जैसे मैकेनाइजेशन बढ़ रहा है तो हमारा ड्राफ्ट एनिमल्स का यूज है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर्स, पावर टिलर्स वगैरह आ रहे हैं। अगर हम देखें पॉपुलेशन ऑफ ट्रेंड ऑफ ट्रैक्टर्स इन इंडिया, ट्रैक्टर्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। देखिए अगर हम देखें तो पॉपुलेशन है वो 1961 के कंपैरिजन में 2010 में वो बढ़ के 42.51 लाख हो गई है, जो कि पहले 0.37 लाख थी 1961 में। अब इस तरह से अगर हम देखें पॉपुलेशन ट्रेंड ऑफ पावर टिलर्स इंडिया, तो पावर टिलर्स का भी देखें 1961 में 0 था, जो कि आज 2010-11 में 2.23 लाख हो गया है। तो ये भी ट्रेंड अपवर्ड है, मींस ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। कम्युनिटी पंप सेट एनर्जाइज इन इंडिया, तो पंप सेट्स हैं उनका भी जो बढ़ावा मिला है, इंक्रीज हुए हैं। इस तरह से जो देखें हम पॉपुलेशन एनिमल ऑपरेटेड प्लो इन इंडिया, तो एनिमल जो आयरन प्लो है और वुडन प्लो है, तो उनका भी यूज अब धीरे धीरे बढ़ा है, क्योंकि इनका जो मैकेनाइजेशन हुआ है उससे, क्योंकि इनमें डिफरेंट जैसे कैपेसिटी बढ़ाई गई है और इसमें जो डिफरेंट मॉडिफिकेशन किए जा गए हैं, उसके कारण इनका भी यूज बढ़ा है, जो भी एनिमल्स के यूज हो रहे थे। देन पॉपुलेशन ऑफ एनिमल ऑपरेटेड पडलर्स, तो पडलर्स का भी इंक्रीज हुआ है। तो हम ओवरऑल यही देखते हैं कि जो भी चीज हम एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, एनिमल ऑपरेटेड हो भले मैकेनिकल हो, तो उसका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड ही हो रहा है, हम उसमें डेवलपमेंट कर रहे हैं। दैट इज पॉसिबल ओनली बाय द मैकेनाइजेशन। अगर हम पॉपुलेशन ऑफ पावर ऑपरेटेड प्लोज इन इंडिया, जो प्लो है वो भी देखें, उसका जो ट्रेंड है अपवर्ड है। देन पॉपुलेशन ऑफ पावर ऑपरेटेड हैरोज इन इंडिया, दैट इज आल्सो अपवर्ड। पॉपुलेशन ऑफ पावर ऑपरेटेड लेवलर्स इन इंडिया, वो भी अपवर्ड है। पॉपुलेशन ऑफ ट्रैक्टर ड्रोन प्लांटर्स इंडिया, दैट इज आल्सो अपवर्ड ट्रेंड। सो कोई भी चीज है हम देख रहे हैं, पावर कल्टीवेटर्स इन इंडिया, दैट इज आल्सो अपवर्ड ट्रेंड। पावर थ्रेशर, दिस इज आल्सो अपवर्ड ट्रेंड। एंड दिस इज ऑलरेडी वी हैव शोन कि जो हमारा एनिमल पावर है वो थोड़ा डिक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू मैकेनिकल पावर। तो फूड प्रोडक्टिविटी, जैसे मैकेनाइजेशन बढ़ रहा है तो हमारा फूड प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। तो बेनिफिट्स देखते हैं हमारे फार्म मैकेनाइजेशन की क्या है। सो टाइमलीनेस ऑफ ऑपरेशन, तो जो भी एग्रीकल्चर ऑपरेशंस है वो टाइमलीनेस होना जरूरी है उनमें, क्योंकि अगर टाइमलीनेस नहीं होगा तो क्या होगा, हार्मफुल हो सकता है। हार्मफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन है बहुत ही टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर है। बिकॉज सपोज हमारी एक क्रॉप है वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे है, तो अगर वो 2 दिन या 1 दिन भी लेट हो जाता है उसकी हार्वेस्टिंग में, तो इसी दौरान अगर रेन हो जाती है या कोई भी ऐसा मिसहैपनिंग हो जाती है तो हमारी बहुत नुकसान हो सकता है, या ओवरराइप हो सकती है क्रॉप। तो अगर टाइमलीनेस का हम ध्यान नहीं रखेंगे एग्रीकल्चर में तो हमें या फार्मर को बहुत नुकसान हो सकता है। तो टाइमलीनेस ऑपरेशन होता है क्योंकि हम मशीन्स को इंट्रोडक्शन करने से हम जो भी काम 4 दिन में होता है वो 1 दिन में खत्म कर सकते हैं। प्रिसीजन ऑफ ऑपरेशन, तो प्रिसीजन मीन्स उसकी एक्यूरेसी ऑफ वर्क, वो भी जरूरी है।
इंप्रूवमेंट ऑफ वर्क इन्वायरमेंट, जो वर्क इन्वायरमेंट है वो इंक्रीज हुआ है, इंप्रूव हुआ है। एनहेंसमेंट ऑफ सेफ्टी, तो सेफ्टी फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। सेफ्टी फीचर्स इंट्रोड्यूस होने से क्या है, तो वर्क इजी हो गया है, ट्रैक्टर में नॉइज कंट्रोल हो रहा है, उसके जो केबिन्स बनाए जा रहे हैं उसमें एयर कंडीशनर दिया जा रहा है, और ये तो ह्यूमन सेफ्टी हो गई। या उसमें सेफ्टी, जैसे किसी भी मशीन है उसमें सेफ्टी वॉल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सेफ्टी पिन्स यूज दी जा रही है, जैसे कि हम मिनिमम से मिनिमम ह्यूमन जो लॉस हो सके। रिडक्शन ऑफ ट्रेजेडी ऑफ लेबर, तो जो लेबर हमारे पास जो कम हो रही थी वो लेबर को, उसकी जो समस्या है वो सॉल्व हो रही है, क्योंकि हमको लेबर कम हो रही है तो हम ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं, मशीन का यूज कर सकते हैं। देन रिडक्शन ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप एंड फूड प्रोडक्ट्स, जो लॉस है उसको हम कम कर सकते हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि हम सेम टाइम पे जो स्प्रेइंग कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, बीडिंग कर रहे हैं, और जो सोइंग है वो प्रॉपर प्लांटर्स या सीड ड्रिल से हो रही है, प्रॉपर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है। सो ऑल दिस ऑपरेशंस इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, मींस लैंड का बेटर एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पा रहा है। इंक्रीज इकोनॉमिक रिटर्न टू द फार्मर्स, ऑब्वियसली जब सब चीजें प्रॉपरली होंगी, प्रॉपर चैनल के थ्रू होंगी, या जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो जो इकोनॉमिक रिटर्न होगा फार्मर को बेनिफिट देगा, और अल्टीमेटली फार्मर का जो बेनिफिट होगा वो हमारी कंट्री को या कंट्री की इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। इंप्रूव्ड डिग्निटी ऑफ द फार्मर, तो फार्मर की डिग्निटी इंप्रूव हुई है। प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी इन रूरल एरियाज, तो उसकी प्रोग्रेस हुई है, प्रोस्पेरिटी बढ़ी है रूरल एरियाज की और फार्मर्स की। नाउ वी विल सी लिमिटेशंस और लिमिटिंग फैक्टर्स इन फार्म मैकेनाइजेशन। तो लिमिटेशंस क्या है, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। सो हमारी कंट्री में एक सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड। तो लैंड साइज है बहुत छोटा है, सपोज एक फार्मर छोटा है, दैट इज 1 एकड़ और 2 एकड़ लैंड, तो अगर वो ट्रैक्टर को परचेज करेगा या हाई जो मैकेनाइज्ड टूल्स को यूज करेगा, मशीन्स को यूज करेगा, तो वो उसके लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा, इकोनॉमिकल नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है। लेस इन्वेस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द फार्मर, तो इंडिया में जो अपनी कंट्री में जो फार्मर्स के पास पैसे की कमी है, इन्वेस्टमेंट वो इतना ज्यादा नहीं कर सकता अपने लैंड के ऊपर। एग्रीकल्चर लेबर इज इजिली अवेलेबल, और तीसरा फैक्टर क्या है, जो लेबर है वो इजिली अवेलेबल है। अगर क्योंकि जो मैकेनाइज्ड मशीन्स हैं उनको जो लेबर कॉस्ट है या उनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू दोज मैकेनाइज्ड मशीन्स, तो एग्रीकल्चर लेबर में इजिली अवेलेबल है और चीप रेट में अवेलेबल है। एडिक्वेट ड्राफ्ट एनिमल्स आर अवेलेबल इन द कंट्री, तो ड्राफ्ट एनिमल्स जैसे बुलक वगैरह, काऊ, बुफेलो वगैरह का यूज किया था, म्यूल का, एनिमल्स का, वो इजिली अवेलेबल है। लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ सुटेबल फार्म मशीन्स फॉर डिफरेंट ऑपरेशन, तो डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए जो मशीन्स एंड टूल्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। अगर हम शुगर कैन हार्वेस्टिंग की करें बात करें, तो वो इंडिया में अगर उसका प्राइस है मोर देन 1 करोड़ है, तो हर कोई नहीं खरीद सकता है, तो उसको या तो इंडिया में वो परचेजेबल नहीं है, या फिर कुछ ऐसी मशीन है जो अवेलेबल ही नहीं है। तो ये सब उसकी लिमिटेशंस है। देन लैक ऑफ रिपेयर एंड सर्विसिंग फैक्टर ऑफ द मशीन्स, सो रिपेयर एंड सर्विसिंग उनकी जो लिमिटेड है, ज्यादा सर्विसिंग नहीं है। तो हम मैकेनाइजेशन तभी कहेंगे जब उनका डिजाइन, यूज एंड सर्विसिंग सब कुछ अवेलेबल होगा, तभी मैकेनाइजेशन को हम सक्सेसफुल कहेंगे। लैक ऑफ ट्रेंड मैन पावर, सो मशीन्स को रन करने के लिए, चलाने के लिए, ऑपरेशन के लिए ट्रेंड मैन पावर नहीं है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरर, तो इनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है मैन्युफैक्चरर्स और रिसर्चर के बीच में। हाई कॉस्ट ऑफ मशीन्स, तो मशीन्स की कॉस्ट बहुत हाई होती है, तो फार्मर के पास इतनी इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं है। इनएडिक्वेट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मशीन्स, तो मशीन की क्वालिटी जो इनएडिक्वेट है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है या आप इसको लाइक करते हैं तो प्लीज आप आगे रिकमेंड करिए, लाइक एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि सब तक पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।